हेलो स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट एड में हम आज का टॉपिक लेंगे इमरजेंसीज एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड वर्क प्लेस। मीन्स शैक्षिक संस्थान जो होते हैं या वर्क प्लेस कार्यस्थल होते हैं, उसमें जो है इमरजेंसी कंडीशंस मीन्स आपात स्थिति कौन कौन सी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके इमरजेंसी कंडीशंस पे। तो इमरजेंसी मतलब आपदा। आपदा कहते हैं इंग्लिश में डिज़ास्टर को। डिज़ास्टर जो अचानक से आने वाली प्रॉब्लम होती है। डिज़ास्टर दो शब्द से मिलकर बना है, DES डैश प्लस एस्टर। डैश का मतलब होता है बुरा और एस्टर का मतलब होता है स्टार्स। मीन्स बैड स्टार या इविल स्टार, तो इसे बोलेंगे डिज़ास्टर या आपदा। तो जो ये आपदा है, ये ऐसी स्थिति कहाँ कहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इमरजेंसीज एट स्कूल, अगर स्कूल या कॉलेज में लें इमरजेंसीज कंडीशंस, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जैसे कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे जो डिज़ास्टर हो सकते हैं, जैसे स्कूल की बिल्डिंग में अचानक आग लगना या बिजली का शॉर्ट सर्किट होना, जलता हुआ सामान या बम विस्फोट, गोलाबारी, या फिर बच्चों के खाने में या पानी में पॉइज़न, है ना। इसके अलावा जो आजकल आप देख रहे हो बाढ़ की कंडीशन, तो ये सब क्या है, बादल फटना, तूफान आना और भूकंप आना, ये सब क्या है, ये सब होते हैं डिज़ास्टर जो कि अचानक ही आते हैं। तो इससे निपटने के लिए ये कंडीशंस ऐसी होती हैं जो अचानक आती है। इससे निपटने के लिए जो प्रिपरेशन होती है उसको बोलेंगे आपदा प्रबंधन। और उसके लिए प्रशिक्षण भी बहुत आवश्यक होता है, ताकि कभी ऐसी इमरजेंसी कंडीशन हो तो स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति घबराए नहीं, बल्कि उसका प्रभावी ढंग से सामना करे। तो अगर हम प्रशिक्षित होंगे आपदा प्रबंधन से, तो इसमें क्या, इसके प्रशिक्षण में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो नंबर 1 स्थिति को संभालना, दूसरा है सुरक्षित आपदा स्थल को सुरक्षित बनाना, नेक्स्ट है सतर्क रहना और करना, उसके बाद है प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना, यदि आवश्यक हो तो स्वास्थ्य सुविधाओं से संपर्क करना, और लास्ट है उचित स्वच्छता बनाए रखना। ठीक है, तो ये तो इसके आपदा प्रबंधन में कैसे कैसे किया जाता है उसमें शामिल आते हैं। अब नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब इसकी रोकथाम। तो रोकथाम कैसे कर सकते हैं, अचानक डिज़ास्टर आ गया तो इसके लिए क्या क्या कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें आपदाओं से निपटने के लिए प्राथमिक उपचारकर्ताओं को तैयार रखना। नेक्स्ट है स्कूल में सभी आवश्यक सामग्री, यानी कि हर स्कूल या कॉलेज में एक प्राथमिक चिकित्सा कक्ष जरूर होना चाहिए, और उसकी जानकारी सभी स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, सभी को होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सुविधाओं से संपर्क एवं तैयारी। उसके बाद है सुरक्षा उपायों से परिचित करवाएं, और स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और कैसे रोकथाम कर सकते हैं, प्रत्येक कक्षा में एक छात्र को प्राथमिक कुछ उपचार में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसके लिए कि कैसे कैसे अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ स्टूडेंट्स को लेकर उनका आपातकालीन अभ्यास मतलब मॉक ड्रिल जरूर करवानी चाहिए, और जिससे कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आए तो इससे बचा जा सके। तो नेक्स्ट है इमरजेंसीज एट वर्क प्लेस। मतलब ये तो थी अगर कॉलेज या स्कूल में ऐसे प्रॉब्लम हो जाए, डिज़ास्टर आ जाए। अब वर्क प्लेस जैसे कंपनीज वगैरह, फैक्ट्री, गोदाम, ऑफिस वगैरह होते हैं, वहाँ पे
बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो अगर ऐसी ऐसे उसमें आ जाए तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें भी आग लगने का खतरा, विस्फोट, या भूकंप या बिजली का करंट, ठीक है, या कोई भी केमिकल ऐसे फैल जाना। तो उसमें भी इसमें भी क्या होता है, इसका भी प्रिवेंशन इसी तरह से कर सकते हैं। जैसे कॉलेज का हमने बताया था कि एक प्राथमिक वो उसके लिए प्राथमिक चिकित्सा कक्ष होना चाहिए। और पर्टिकुलर जो हमारे इम्पोर्टेंट नंबर हैं, जैसे मान लीजिए आग लग जाती है तो इम्पोर्टेंट इमरजेंसी नंबर है, डॉक्टर का नंबर, ये एक पर्टिकुलर एक उस पे निकलवा कर कागज़ पे वो जगह जगह लगे होने चाहिए, ताकि कभी भी प्रॉब्लम की स्थिति में नंबर एकदम से सामने होगा या आपके मोबाइल में होगा तो आप फ़ोन कर सकें। और समय समय पर मॉक ड्रिल करवानी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रोड एक्सीडेंट्स, रोड एंड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। आजकल आप देख रहे होंगे, मतलब देखते ही हैं कि रोड पे भी अचानक जो या ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, लापरवाही के कारण या तेज वाहन चलाने से, खराब सड़कों के होने से, या कोई और उसके होने से क्या हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसमें इसके लिए भी सड़क दुर्घटनाओं में जो प्राथमिक चिकित्सा की जाती है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन आए कि सड़क पर दुर्घटना हो गई है और आप उस समय वहाँ पे उपस्थित हो, तो सड़क दुर्घटनाओं में निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखकर दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। सबसे पहले क्या है, 2 सेकंड का नियम। दूसरा है रोड यूज़र गाइड का पालन, दुर्घटना संभावित क्षेत्र की जानकारी। फिर है पानी इकट्ठा होने के स्थान की जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी की प्राप्ति। अब सड़क दुर्घटना के प्राथमिक चिकित्सा के मूल उद्देश्य क्या क्या हैं? वो हैं जीवन संरक्षण, जीवन को बचाना। नेक्स्ट है स्थिति को ज़्यादा खराब होने से बचाना। फिर उसके बाद है दर्द को कम करना व चिकित्सीय सहायता प्रदान करना, मेडिकल एड जो है वो प्रोवाइड करवाना। उसके बाद है सड़क दुर्घटना में उपचार की प्राथमिकताएं क्या क्या हो जाती हैं। जैसे मान लो प्रॉब्लम हो जाती है सांस लेने में, हार्ट अटैक भी हो सकता है, और बहुत सारी ब्लड भी निकल सकता है, और कोई और बीमारी या शॉक या झटका। तो सबसे पहले इसमें जो क्रिटिकल होते हैं वो 4 मिनट होते हैं, है ना, क्रिटिकल 4 मिनट। उस समय वो 4 मिनट में पीड़ित को ऑक्सीजन की अगर ना दी जाए तो उसकी मौत हो जाती है। क्योंकि जो नॉर्मली देखा गया है सड़क दुर्घटना में सबसे बड़ा जो कारण है मौत होने का, वो शुरू के जो 4 मिनट हैं, अगर उनका सांस नहीं चल रही, उनको सांस दे दिया जाए, है ना, ऑक्सीजन दे दी जाए, तो क्या है, इससे उनको बचाया जा सकता है। तो सड़क दुर्घटना में चोट लगने पर वरीयता के आधार पर 3 जांच अति आवश्यक होती हैं, जिन्हें ABC कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगर सड़क दुर्घटना हुई है तो 3 जांच अति आवश्यक हैं, ABC। ए मीन्स एयरवे, है ना, जहाँ से सांस लेते हैं। B मीन्स ब्रीथिंग, सांस। C सर्कुलेशन, है ना, ब्लड सर्कुलेशन। उसके बाद एक आती है टर्म गोल्डन आर। जो गोल्डन आर होता है वो होता है चोट लगने के बाद के पहले घंटे को गोल्डन आर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इस घंटे में प्राथमिक चिकित्सा दे दी जाए तो कई सड़क दुर्घटना पीड़ितों को जीवित रहने की अधिक संभावना हो जाती है। इससे चोटों की गंभीरता में भी कमी आती है। तो जो शुरू का, जैसे चोट लगी शुरू का घंटे में अगर आपने उसे कोई भी फर्स्ट एड या डॉक्टर के उस पे पास ले गए तो वो जो है वो उसे कहेंगे गोल्डन आवर। तो ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो घायलों को अस्पताल पहुंचाना चाहिए। अगर किसी की गर्दन रीढ़ की हड्डी में चोट लगे तो इधर उधर ना खिसकाएं। कोई बेहोश है, फ्रैक्चर वाले पार्ट को सीधा रखें और स्ट्रेचर पर सुरक्षित अस्पताल पहुंचा दें। यह तो सबसे पहले तो ये देखें उसकी नब्ज चल रही है या नहीं। तो
मरीज के शरीर से अगर खून तेजी से बह रहा है तो उसकी सांस, हृदय की धड़कन रुक गई है तो तेजी से काम करें, बहुत जल्दी जल्दी ले जाएं। और कोई व्यक्ति बेहोश है, उसकी सांस चल रही है, तो ऐसी चोट भी नहीं लगी जो वहाँ से हटाने में बाधा बन रही है, तब सहायता नहीं पहुँचती, तब तक के लिए रिकवरी पोजीशन में रखें उसे। उसे अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है उसे रिकवरी पोजीशन में रखें। तो ये सुनिश्चित करें कि जो पीड़ित है व्यक्ति है उसकी जीभ या सांस लेने की जो नली है वो ब्लॉक तो नहीं हो गई, मुंह पूरी तरह खाली है। चाहे इमरजेंसी कंडीशन में व्यक्ति का सांस लेना जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट आता है इमरजेंसी कंडीशंस एट रूरल एरिया, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, जो हमारे आसपास के गांव के क्षेत्र हैं उनमें इमरजेंसी कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। उसमें भी यही हो सकती हैं जैसे प्राकृतिक आपदाएं या भूकंप आना, है ना, और ये बाढ़ आना, जैसे बाढ़ आजकल आई हुई है, तो और सड़क दुर्घटनाएं। तो इसका भी इसी तरह से हम इसके अलावा और गांव में है आती है जैसे महामारियां लगना, जैसे मलेरिया, प्लेग, हैजा, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों का फैलना, भूकंप, बिजली गिरना, बाढ़, सूखा, अकाल, और दंगे फसाद या चोर डाकुओं का आतंक। इसके अलावा मकान गिरने से, पेड़ों के गिरने से, ठीक है, करंट लगने से, जानवरों के करंट लगने से, तो ये सब क्या है, या फसल की बीमारियां, कीटनाशक दवाओं के सेवन से, ये सब क्या है, और बिजली से, ये क्या है, ये इमरजेंसी कंडीशन इनकी वजह से आ सकती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो उसके लिए भी ग्रामीण लोगों को आपदा प्रबंधन का ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ ही वहीं ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं, और उनको आग बुझाने की जानकारी और प्राथमिक चिकित्सा की का जानकारी देकर प्रशिक्षित किया जा सकता है, ताकि कभी ऐसी प्रॉब्लम गांव में आए तो वो उसका सब सामना कर सके। उसके अलावा कैसे आग बुझाते हैं, कैसे बाढ़ से लोगों को सुरक्षित निकालते हैं, इन सब की भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ एक पंचायत घर में फ़ोन की सुविधा हो, वहाँ पे पुलिस नियंत्रण कक्ष हो, अग्निशमन, वहाँ पे सबके फ़ोन नंबर्स हों इम्पोर्टेंट में, जैसे हॉस्पिटल का, आग जो बुझाने वाली उसका, सबका नंबर होना चाहिए। उसके बाद एक कोष भी जुटाना चाहिए, ताकि अगर कभी ऐसे गांव में कंडीशन आ जाए तो सब पैसा इकट्ठा करके सबके एक साथ इलाज भी हो सके। अब ये तो थी रूरल एरियाज़ में कंडीशन आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद एक टर्म होती है डिजास्टर एंड मल्टीपल कैजुअलिटी, मतलब जो डिजास्टर है अभी हमने बताया उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर और दूसरा है मैन मेड। नेचुरल का मतलब जो अपने आप ही आते हैं। अपने आप कैसे, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई, और या फिर भूकंप आ गया, है ना, तो ये जब ज्वालामुखी का विस्फोट, सूखा पड़ गया, सुनामी आ गया, बिजली गिर गई, तो ये क्या है आसमान से, तो ये क्या है नेचुरल डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर क्या होते हैं, जैसे आतंकवादियों ने विस्फोट कर दिया, कहीं भगदड़ मच गई, या आग लग गई कहीं, और इमारत गिर गई, है ना, दंगा फसाद हो गया, तो ये हो गया मैन मेड डिजास्टर। तो उसी के उसमें आपात में बचाव के क्या कार्य हो सकते हैं, पीड़ितों की रक्षा करना, नुकसान और मौतों को कम करना, जल्दी से सही निर्णय लेना, और जो उनकी जो श्वास है, मतलब सांस लेने को बनाए रखना, और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना, राहत बचाव और पुनर्वास प्रक्रिया, और आपदा पीड़ितों को भोजन, कपड़े और दवाई जैसे राहत उपाय प्रदान करना, ये सब क्या है इसमें, इसके अंतर्गत आते हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है ट्राई एज। ये ये अक्सर इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके पेपर्स में भी आते हैं। ट्राई एज,
तो ट्राई जो है ये एक है फ्रांसीसी वर्ड, फ्रांसीसी शब्द है जिसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में रोगियों की देखभाल संबंधी तत्कालीन जो है मेडिकल एड को क्लासिफाइड करने के लिए किया जाता है। मीन्स क्या है कि ट्राइएज 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, नंबर 1 इमीडिएट कैटेगरी। इमीडिएट का मतलब होता है एकदम तत्काल, इमरजेंसी, अर्जेंट, मतलब अत्यावश्यक, उससे थोड़ा कम इमीडिएट से। नेक्स्ट है डिलेड कैटेगरी की, मतलब थोड़ा देर भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें 3 श्रेणियों में जो रोगी है या हताहत है उसको डिवाइड किया जा सकता है। ये जो है ट्राइएज का इस्तेमाल सड़क दुर्घटनाओं या बड़े पैमाने पर कोई जैसे हताहत हो गया हो उन दुर्घटना, मतलब मास कैजुअलिटी इंसिडेंट्स, एमसीआई के लिए किया जाता है। मास कैजुअलिटी की मतलब जैसे आप देखते हो बाढ़ बाढ़ से कई लोग जैसे मर गए, या फिर कोई युद्ध हुआ तो उसमें हो गए, मर गए, तो ऐसे में क्या है, बल्क में बहुत सारी मास कैजुअलिटी होती है, तो उसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो ट्राइएज के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। इसमें जैसे मान लो जो ज़्यादा सीरियस है सबसे पहले तो उसे ले जाएंगे, मतलब तत्काल श्रेणी में आएगा। तो उससे थोड़ा सा कम है फिर उसके बाद उन लोगों को ले जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए। जो डिलेड वाले हैं उनको थोड़ा बाद में ले जाएंगे, क्योंकि अगर इमरजेंसी या इमीडिएट कैटेगरी वाले को नहीं ले गए तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में वो मर जाएगा। तो इसलिए इनको जो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनका इलाज किया जाता है। अब है कलर कोड ट्राइएज। ये इंटरनेशनल डायरेक्शंस के अनुसार कलर कोड ट्राइएज भी होते हैं, जिसमें जो है 6 कलर्स में डिवाइड किया गया है। रेड, येलो प्राइम, येलो, ग्रीन, वाइट एंड ब्लैक। अब जो ये ट्राइएज इंटरनेशनल डायरेक्शन, रेड का मतलब होता है, रेड कैटेगरी का मतलब होता है वेरी सीरियस इमरजेंसी अदरवाइज डेड, मतलब अगर उन्हें तत्काल सर्जरी ना मिली तो क्या होगा, वो मर जाएंगे, जीवित नहीं रहेंगे, तो वो आते हैं रेड कैटेगरी में। उसके बाद है येलो। येलो प्राइम का मतलब होता है कि उनको तत्कालीन उपचार पर भी जीवित रहने की दर बहुत कम है, ठीक है, वो आएंगे येलो प्राइम कैटेगरी में। फिर है येलो, इसका मतलब होता है उनकी स्थिति वर्तमान में स्थिर है, उन्हें इलाज की आवश्यकता है और 45 से 60 मिनट इंतज़ार किया जा सकता है, मतलब 45 टू 60 सेकेंड तक उनका इंतज़ार किया जाता है एडमिट करने के लिए। फिर है ग्रीन, मतलब इसके इन्हें हल्के उपचार की ज़रूरत है, ये कई घंटों तक प्रतीक्षा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 5 वाइट। वाइट का मतलब होता है मामूली चोट ही लगी है, प्राथमिक चिकित्सा या घर पे देखभाल से ही वो ठीक हो जाएगा। फिर आती है लास्ट वाली ब्लैक, इसका मतलब होता है डेड। तो ये जो है 6 कलर ट्राइएज है, रेड, येलो प्राइम, येलो, ग्रीन, वाइट एंड ब्लैक। आप इन सबको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड ही एमसीक्यू आते हैं। तो थैंक यू सो मच।